Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Real Soulmate and Affection Part 4. चैप्टर 16 में एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। राध्या ने सबकी तरफ देखकर कहा, सब चुप क्यों हो गए, बताओ ना ये खड़ूस है कि नहीं। अव्युक्त भी सबकी तरफ बोला, क्या आप सबको मैं सच में खड़ूस लगता हूँ, और सबकी तरफ घूर के देखने लगा। राघव ने जल्दी से बोला, भाई एम्प्लाई की तरफ तो सख्त होना बनता है, नहीं तो वह ठीक से काम नहीं करते, लेकिन बाकी आप बहुत स्वीट हो, कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हो, लेकिन वह जरूरी होता है। हाँ, जरूरी से याद आया, कल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी भाई, मुझे उसकी तैयारी करनी है, और वैसे भी मेरा डिनर हो गया, चलो अब मैं जाता हूँ, गुड नाइट सबको। ये कहकर वह जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। रामू काका ने भी जल्दी से कहा, अरे हाँ, कल तो मुझे बाजार जाकर बहुत सामान खरीदना है, उसकी लिस्ट भी तैयार करनी है, और कल कुछ लोगों को काम पर भी रखना है। कल तो सच में बहुत काम है। और अव्युक्त बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, कभी थोड़ा गुस्सा ज्यादा कर लेते हो, पर वो जरूरी भी होता है। चलो, मेरा खाना भी हो गया, शुभ रात्रि। अव्युक्त ने अब अम्मा की तरफ देखा तो उन्होंने जल्दी से कहा, बाबा जल्दी से खाना खत्म करो, मुझे बहुत काम भी है, और आप थोड़ा बहुत गुस्सा करते हो और कभी कभी ही खड़ूस बनते हो, पर वो जरूरी होता है, नहींतर सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। आप बहुत अच्छे हो, मैं प्लेट रख कर आती हूँ, कहकर वो भी चली गई। राध्या ने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, देखा, सब लोग चले गए और आपको स्वीट भी बोला और गुस्सैल भी, किसी ने भी सही तरीके से हाँ और ना बोला ही नहीं, सब आपसे डरते हैं, कहकर अव्युक्त तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, और आगे भी कुछ कहती उससे पहले उसे आरू की आवाज आई। किसने कहा छप चले गए, आलू तो इधर ही है। ओल मम्मा, आलू के डेडा बहुत अच्छे हैं, वो छप का ध्यान रखते हैं, और जब आलू के पास आप नहीं होती थी तब आलू से बहुत प्यार करते थे, आलू का ख्याल रखते थे, वो छप से बहुत प्यार करते हैं। ओल छप का ध्यान रखते हैं, वो आप तो डांटते हैं क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखती, नहीं तल आलू के डेडा वर्ल्ड के बेस्ट डेडा ओल पल्सन है, वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, आप अच्छे से खाना ओल दवाई लोगे तो वो आपको भी नहीं डांटेंगे, देखना। आरू की बात सुनकर राध्या और अव्युक्त दोनों की आंखें नम हो गईं, ये देखकर कि वो कितना प्यार करता है अपने डेडा से। राध्या को भी बहुत खुशी हुई, आखिर वो जानती थी कि अव्युक्त ने अकेले ही आरू को संभाला था, और वो एक बहुत अच्छा फादर और बेस्ट हस्बैंड भी है। वह ये भी जानती थी कि अव्युक्त उसके खुद का ख्याल न रखने से ही उसके साथ रूड होता है, नहींतर वो वर्ल्ड बेस्ट पर्सन है। अव्युक्त ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वो भावुक हो गया, आखिर उसका बेटा उसे बेस्ट डेडा मानता था और उसको अच्छे से समझ पाता था। अभी सिर्फ 3 साल का था, फिर भी समझदार था उसका आरू। राध्या ने आरू की तरफ देखकर कहा, बेटा, मम्मा जानती है आपके पापा बेस्ट है, पर मम्मा को आपके डेडा को परेशान करने में मजा आता, हर डे से आप परेशान करते हो ना अम्मा को वैसे, इसलिए मम्मा उन्हें खड़ूस कहती है, नहींतर आपके डेडा सबसे अच्छे हैं। और मम्मा आपसे और आपके डेडा के बिना नहीं रह सकती। चलो, अब डिनर के बाद थोड़ा वॉक करना भी जरूरी है, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। फिर उसने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी अव्युक्त, मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, बाकी आप बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बचपन से तुम्हें मुझे परेशान कराने में बहुत मजा आता है, और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हो सकता हूँ, और कभी हो भी जाओ तो मुझे मना लेना। अब चलो थोड़ी देर गार्डन में वॉक करते हैं, तुम थोड़ी देर तक ही वॉक करना, अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा। अव्युक्त, राध्या और आरू थोड़ी देर वॉक करने लगे। राध्या को पहले से कम दर्द था पैरों में, पर थोड़ा चलना भी तो जरूरी होता है, इसलिए वो भी वॉक कर रही थी। कुछ टाइम बाद सब राध्या के रूम में आ गए, आखिर आरू अपनी मम्मा के साथ सोना चाहता था। कुछ वक्त तक आरू अपनी मम्मा और डेडा से बात करता रहा, फिर बातें करते करते सो गया। आरू के सोते ही अव्युक्त ने राध्या से कहा, मैं आरू को अपने रूम में लेकर जाता हूँ, कभी कभी वो नींद में इधर उधर हिलता रहता है, तुम्हें सोने में दिक्कत होगी, और तुम्हारे चोट को भी प्रॉब्लम होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे आप भी यही सो जाए, आप ध्यान रखना मेरा और आरू का। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने रिश्ते को दिल से अपना लिया है, और इस रिश्ते को आगे पूरी शिद्दत से बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ एक रूम और एक बेड शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है, राध्या ने अव्युक्त की आंखों में प्यार से देखकर कहा। राध्या की बात सुनकर अव्युक्त को बहुत खुशी हुई कि राध्या को अब उस पर विश्वास है, और वो आज उसके साथ एक बेड तक शेयर करने को तैयार हैं। अव्युक्त को आज राध्या की आंखों में खुद के लिए प्यार और विश्वास दोनों दिख रहा था, अब सिर्फ इंतजार था राध्या के इजहार करने का, तब वो इस रिश्ते को पूरी तरह से आगे बढ़ा पाएगा। अव्युक्त ने राध्या को देखकर कहा, ठीक है, मैं यही सो जाता हूँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए और कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत उठा देना। अव्युक्त के हाँ कहते ही राध्या को बहुत खुशी हुई, उसने भी अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, अव्युक्त, मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी थी, मीन्स एक परमिशन चाहिए थी। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूं, क्या आप मुझे मूवीज में काम करने की परमिशन देंगे।
क्या होगा? अव्युक्त का जवाब। चैप्टर 17 हम पति पत्नी है। अव्युक्त ने राध्या की बात सुनकर कहा, राध्या हम पति पत्नी है, एक दूसरे के साथी है। तुम्हें कुछ भी करने के लिए मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम जो करना चाहती हो वह कर सकती हो। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम अपना करियर बनाओ, पर शादी के बाद तुम ठीक से मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मुझसे बात करना तो दूर की बात है, तो मैं कैसे तुम्हें ये कहता? मुझे तो बचपन से पता है कि तुम एक बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, तुम अपना करियर तो स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ठीक होना होगा और मेरी एक शर्त भी है, तुम अपना पूरी तरह से ख्याल रखोगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगी, और हाँ, मेरे बॉडीगार्ड्स भी तुम्हारे आसपास रहेंगे। राध्या ने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो आप पर उस टाइम विश्वास नहीं किया था। पर मैं अपने गुस्से और नाराजगी में इतनी गुम थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मैंने आपके साथ साथ हमारे बेटे को भी तकलीफ दिए। अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। अपने करियर के साथ साथ एक पत्नी और एक माँ होने का फर्ज भी पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं एक और बात आपसे कहना चाहती थी कि मैं अपना करियर अपने दम पर बनाना चाहती हूँ, मैं अभी अपनी शादी रेवल नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नहीं तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं अव्युक्त सिंघानिया की पत्नी हूँ। इसलिए किसी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म में लिया है और आपके पैसों के दम पर मुझे कोई मूवी में काम करने का मौका मिला है। अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ राध्या, ठीक है, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें मैं सेक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन सी नई मूवी के ऑडिशन चल रहे हैं और एक बात तुम्हारी पूरी टीम में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है और तुम्हारी सेफ्टी को लेकर तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वह चाहे तुम्हारी बहन और तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो। ठीक है, सब कुछ आप ही सेलेक्ट करना, मेरी पूरी टीम और सब कुछ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट खुद सिलेक्ट करूंगी। मेरी स्कूल फ्रेंड सिया। सिया के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, वह भी मुझसे नाराज थी, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे मना लूंगी और उसे बेस्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। राध्या ने भी खुशी से कहा। राध्या, एक बात पूछूं, तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? बचपन से लेकर आज तक मैं तुमसे कभी बात नहीं की। इनफैक्ट मैं तो जब से तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, तुम खुद ही मना कर देती थी। अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप ही मुझे बचपन में बिना कुछ कहे सुने मुझे छोड़कर चले गए थे। जाने से पहले एक बार भी मुझसे मिलने भी नहीं आए थे, नहीं मुझसे बात की थी और इतने सालों तक कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। आपको पता है कितना याद करते थे मैं आपको, अपने सबसे अच्छे दोस्त को, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, बिना बताए चले गए, इसलिए बहुत गुस्सा और नाराज थी आपसे, और जब आप वापस लौटे तब भी मुझसे मिलने नहीं आए और फिर उसे रात हम दोनों के बीच वह सब हो गया। तो आप ही बताइए कैसे विश्वास करते मैं आपका? मेरी नाराजगी और गुस्सा बिल्कुल जायज था। हाँ, मेरी नाराजगी और खुशी के चलते मैं आराध्य के साथ गलत किया और आपका गुस्सा उसे पर उतर, वह गलत बातें जिसके लिए हमेशा मुझे दुख रहेगा कि मैं अपने बेटे से पूरे 3 साल तक दूर रही, उसे पर हमेशा गुस्सा किया। राध्या ने नम आंखों से कहा। नहीं राध्या, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे मिलकर नहीं गया था बचपन में, लेकिन मैंने चिट्ठी लिखी थी और वह मैंने रागिनी को दी थी, क्योंकि तुमसे मिल नहीं पा रहा था, तुम कहीं बाहर गई हुई थी, और उसको चिट्ठी देकर मैंने कहा था कि यह चिट्ठी तुम्हें दे दे। मैंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं तुमसे मिलकर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे कांटेक्ट करूंगा, मेरा इंतजार करना और मुझे गलत मत समझना। अव्युक्त ने राध्या की आंखों में देखकर कहा। लेकिन रागिनी, मुझे ऐसा कोई लेटर नहीं दिया था और उसने तो मुझसे कहा था कि आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। चिट्ठी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन आपने फिर मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने खुद कहा कि आप अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो फिर क्यों नहीं की बात? कितना रोती थी मैं आपसे याद करके, राध्या ने इमोशनल होते हुए कहा। हाँ, ये सच है कि मेरे यहाँ जाने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन 4 महीने के बाद मैंने फ़ोन किया था तुम्हारे घर पर। उस वक्त भी किसी ने तुम्हारा फ़ोन उठाया था और जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम गुस्सा हो कि नाराज होगी, इसलिए मुझसे बात करना नहीं चाहती होगी, इसलिए फिर मैं फ़ोन रख दिया। लेकिन उस दिन के थोड़े दिन बाद दोबारा से मैं कॉल किया था और तब फ़ोन तुम्हारी मॉम ने उठाया था और उन्होंने कहा था,
उन्होंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, उन्हें तुम्हें मनाने की, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती और मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं तुम्हें फ़ोन ना करूं, लेकिन फिर भी मैं हर महीने में एक बार तो तुम्हें कॉल करता था, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि कितना प्यार करता था मैं तुमसे। मॉम डैड के जाने के बाद एक तुम ही तो थी मेरी अपनी, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, अवयुक्त ने आंखों में नमी के साथ कहा। राध्य को सारी बातें समझ में आ रही थी कि सारी चाल रागिनी और उसके मॉम डैड की थी। वह उसे और अवयुक्त को अलग करना चाहते थे, वह कभी नहीं चाहते थे वह दोनों एक दूसरे से बात करें, साथ रहे। राध्या ने रोते हुए अवयुक्त से कहा, मुझे तो कभी पता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए कोई चिट्ठी छोड़ी थी और कभी फोन भी किया था। मुझे तो हमेशा से रागिनी और मॉम डैड ने कहा कि आप मुझे भूल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, और मैं आपकी जिंदगी में कभी अहमियत रखती नहीं थी, इसलिए आप बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले गए और कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की, नहीं एक फ़ोन तक किया, और वह हमेशा मुझे आपके खिलाफ बरकते थे और कहते थे कि मैं आपको सिर्फ सच्चा दोस्त माना था, आप मुझे अपने दोस्त भी नहीं मानते थे। जब कभी शुरुआत में मैं आपको याद करती थी तब वह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे कि मैं आपसे नाराज़ हो जाती थी और गुस्सा कर देती थी। तो फिर आप इंडिया लौटने के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे पता है कि उसे रात के 2 महीने पहले ही आप इंडिया आ चुके थे, तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, थोड़ा गुस्सा करती, नाराज की जाता थी, गलतफहमियां थी हमारे बीच में, लेकिन एक बार मुझसे बात करने की कोशिश तो की होती। सिर्फ नाराज क्यों और गुस्सा ही था, लेकिन उसे रात के बाद मेरी नाराजगी और बढ़ गई और थोड़ी बहुत नफरत भी हो गई आपसे। किसने कहा कि मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आया? इंडिया आने के तुरंत बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन वहां पर भी मुझे तुम्हारे मॉम डैड मिले थे। मैंने उनसे बात की थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं तो उसी दिन उनसे कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बहुत नाराज रहती हो और तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिससे तुम प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हूं। पता है कितना टूट गया था ये सुनकर, कितनी तकलीफ हुई थी, कितना दर्द हुआ था मुझे। अवयुक्त को ये सब याद करके फिर से तकलीफ होने लगी थी, उसके आंखों से भी आंसू बहने लगे। चैप्टर 18 राध्या कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। अवयुक्त को जब पता चला था कि राध्या किसी और से प्यार करती है, तब वो टूट गया था। सिंह मैंशन के बाहर आने के बाद वह तुरंत अपने पुराने घर गया था और खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। पूरे 3 दिन तक वह एक रूम में ही रहा था। पहली बार तब उसने शराब को हाथ लगाया था। वह खुद को संभालता ही नहीं। अगर उसका बेस्ट फ्रेंड और सबसे अच्छा दोस्त उसे संभालने नहीं आया होता तो उसके दोस्त ने भी पहली बार अवयुक्त को ऐसे टूटते हुए देखा था। इतने दर्द में तो वह तब भी नहीं था जब उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। उस टाइम अवयुक्त ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। उसे दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह से काम में लगा दिया था। दिन रात वह सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहता था। उसका दोस्त हमेशा उसके साथ रहता था, वही बड़ी मुश्किल से अवयुक्त को खाना खिला था और उसका ध्यान रखता था। अवयुक्त को कभी समझ में नहीं आया था कि राध्या उससे इतनी नफरत कब से करने लग गई। ऐसे भी कौन सी भूल हुई थी उससे? हाँ, माना कि वह राध्या से मोहब्बत करता था, और शायद वह उससे मोहब्बत नहीं करती थी, पर वह बहुत अच्छे दोस्त थे, एक अच्छी दोस्ती तो निभा सकती थी उसके साथ। ऐसा क्या हो गया कि उसने उसके साथ दोस्ती तक नहीं रखे? बहुत सारे सवाल हमेशा उसके मन में रहते थे, लेकिन कभी उसे राध्या से मिलने का मौका ही नहीं मिला था। उस रात भी अवयुक्त राध्या को इतने सालों बाद मिला था। उसने जब राध्या को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई थी। वह राध्या को हमेशा से इंडिया आने के बाद दूर से देखने जाता था और दूर से देखकर वह खुश हो जाता था। लेकिन उस दिन वो बहुत खुश था कि राध्या को वो मिल पाया और बात भी कर पाएगा। फिर जब देखा कि वो अपने होश में ही नहीं है और कोई उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने राध्या को बचा लिया था, पर उसने खुद राध्या के साथ गलत कर दिया। वो खुद को संभाल नहीं पाया, आखिर उसे भी ड्रग्स दिया गया था। जब सुबह उसने उठकर देखा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब उसे बहुत अफसोस हुआ था और पछतावा भी कि क्यों वह खुद को संभाल नहीं पाया, और जिससे वह इतना ज्यादा प्यार करता था उसके साथ उसने इतना बुरा कर दिया। वह तुरंत सिंह मैंशन गया था और राध्या के दादा को सब कुछ बता दिया था और अपनी गलती भी मान ली थी और उससे शादी भी करना चाहता था, पर राध्या ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। राध्या से माफी मांगकर वापस अपने घर चला गया था, पर तब से उसने राध्या पर अपनी नजर रखना शुरू कर दी थी और अपने विश्वसनीय बॉडीगार्ड को उसके पीछे लगा दिया था, जो हमेशा राध्या को प्रोटेक्ट करें और उसका ध्यान रखें। राध्या पर नजर रखने पर उसे पता चला था कि राध्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, नहीं कोई बॉयफ्रेंड है। उसके मॉम डैड ने उसे झूठ बोला था, पर उस रात के बाद राध्या उससे मिलना ही नहीं चाहती थी और उससे नफरत करने लगी थी।
जब उसके बॉडीगार्ड ने बताया कि राध्या एक अस्पताल में गई थी और उसकी तबीयत खराब थी, तब उससे बहुत चिंता हो रही थी राध्या की। राध्या के डॉक्टर से मिलने के बाद वह तुरंत अस्पताल गया था और डॉक्टर से मिलकर पता किया था कि उसे क्या हुआ है। उसकी तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं है। तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि राध्या माँ बनने वाली है, वह प्रेग्नेंट थी। जब उसे पता चला राध्या प्रेग्नेंट थी और यह उसका बच्चा था, तब उसे बहुत खुशी हुई थी कि जिस लड़की से वह बचपन से प्यार करता था वही लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह अपना बच्चा खुद के पास चाहता था। वह दोबारा से उस दिन उसके दादू को मिलने उनके ऑफिस गया था और उसने सब कुछ उसके दादू को बता दिया था और यह भी कहा था कि वह राध्या से शादी करना चाहता है। उसे दिन को बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही जब वही डॉक्टर ने फोन करके उसे बताया था कि राध्या के घर से फोन आया था कि वह अबॉर्शन करवाना चाहते हैं और अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। पर तब उसे पता नहीं था कि राध्या कभी अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी। ये तो रागिनी ने फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी राध्या के अबॉर्शन की। तब उसने राध्या को गलत समझ लिया था, इसलिए उसने मजबूर कर राध्या से जबरदस्ती शादी की थी। अभियुक्त अभी अपनी सोच में गुम ही था कि उसे राध्या की आवाज सुनाई दी। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कभी मुझसे मिलने आए थे। मुझे तो हमेशा यही लगा कि आप मुझे भूल गए हैं। जब आप इंडिया आए तब मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन इंडिया आने की 2-3 महीने बाद भी आप मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने आपको पहली बार उस रात के बाद सुबह उठकर ही देखा था जब हम दोनों के बीच में वह सब हुआ था। मैं आपसे पहले नाराज रहती थी पर लेकिन कभी नफरत नहीं करती थी। मैं जानना चाहती थी कि क्यों आपने मुझसे इतने सालों तक बात नहीं की, लेकिन उस रात के बाद मुझे आपसे नफरत होने लगी और मैं आपको गलत समझ बैठी। मैं टूट गई थी उस दिन के बाद। जब आपने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मुझे लगा था कि आपने जो गलती की उसे रात उसको सुधारने के लिए आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप तो मुझसे दोस्ती तक नहीं रखना चाहते, तो प्यार तो दूर की बात है। और जब मुझसे शादी करने के बाद आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे प्यार करते थे, वह भी मुझे झूठ लगा था कि आप अपनी गलती सुधारने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपको सिर्फ अपने बच्चे से मतलब था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तब मुझे ये बच्चा कोई गलती नहीं लगी थी। इस बच्चे से मैं जुड़ने लगी थी मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। लेकिन आपने फिर से मुझे गलत समझ लिया कि मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूं और अबॉर्शन करवाना चाहती हूं। उस दिन तो रागिनी और मॉम ने मेरी अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट ली थी। डॉक्टर से मेरे मना करने के बावजूद भी उन्हें लगा कि वह मुझे समझा देंगे और मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, लेकिन मैं कभी इस बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। आखिर इस बच्चे को मैं महसूस कर सकती थी, वह मेरे अंदर पल रहा था, कैसे मार देती उसे। लेकिन जब आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की सिर्फ इस बच्चे के लिए, इसलिए आपका गुस्सा और आपकी नफरत मैं इस बच्चे पर उतारती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अपना पूरा तरीके से ध्यान रखा था। आखिर इस बच्चे से मैं प्यार तो करती थी लेकिन कभी जाता नहीं पाती थी। आपको पता है आपसे नफरत कर देती, इसलिए आपके सामने इस बच्चे को कोई कुछ भी बोलते थे। लेकिन जब मैं रूम में अकेली होती थी तब मैं इस बच्चे से अपने सारे दुख हर तकलीफ बताती थी और इस बच्चे से बातें करती थी। जब इसने जन्म लिया तब मैं इसे अपनी गोद में लेना चाहती थी। सबसे पहले मैं देखना चाहती थी अपना बच्चा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत ये बच्चे को आपके हाथ में थमा दिया और मुझे तो इसे देखने का मौका तक नहीं दिया। सिर्फ दूध पिलाने के लिए इसे मेरे पास लाया जाता था। उसे वक्त में बहुत खुश हो जाती थी जब दूध पिलाने के समय में और मेरा बच्चा अकेले रूम में होते थे तब मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लाड करती थी, क्योंकि तब वह छोटा था, कुछ भी समझ नहीं पता था। इतना प्यार करती थी मैं इसे। जब धीरे धीरे यह बड़ा होने लगा तब मैं उससे प्यार नहीं जता पाती थी, लेकिन उसके सोने के बाद हमेशा उसे देखने जाते थी। आपका गुस्सा मैं उस पर उतारती थी। आपने मुझे गलत समझा था। उसे दिन मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकती थी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आराध्य से, मेरा पहला बच्चा है, मेरी जान बसती है उसमें और शायद इसलिए मुझसे भी जुड़ा हुआ था। इतना गुस्सा और इतनी नाराजगी सहने की बाद भी हमेशा मुझसे प्यार करता था, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अभियुक्त ने जब राध्या को इतना रोते हुए देखा तब तुरंत उसे गले लगा दिया और कहा, मुझे माफ कर दो राध्या, मुझे नहीं पता था कि तुम भी अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी। मुझे लगा मेरी गलती की सजा तुम इस बच्चे को देना चाहती हो और इसे भी गलती समझती हो, इसलिए उसका अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी। मैं कभी तुम्हें तकलीफ और दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए इस बच्चे के जन्म के बाद मैं उसका बोझ भी तुम पर नहीं डालता था। मैं हमेशा तुम्हें आज़ाद रखना चाहता था।
लेकिन ये सच था राध्या कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बचपन से, और मैं तुम्हें कभी भुला नहीं था और ना ही तुमसे दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरा जाना जरूरी था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता तक नहीं है कि मैं तुम्हें इतने फ़ोन करता था और तुमसे मिलने आया था, वह बात भी तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे नहीं कही। आई एम सॉरी राध्या, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगा, और कोई भी बात होगी तो हाँ, सबसे पहले एक दूसरे से बात करेंगे, किसी और पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। चैप्टर 19 मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज अव्युक्त और राध्या के बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी, पर कुछ सवाल अभी भी दोनों के मन में थे। कुछ देर तक दोनों ऐसे एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर अव्युक्त ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है राध्या के रागिनी और तुम्हारे मॉम डैड ने यह बात तुमसे क्यों छुपाई। वह क्यों हम दोनों को अलग करना चाहते थे, और वो लोग क्यों तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहते थे। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने। राध्या इन सवालों का जवाब जानती थी, पर वह अभियुक्त को अभी कुछ नहीं बता सकती थी, और उसकी ऐसी बात पर विश्वास भी कौन करेगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पहले तो वह खुद ऐसी बातों में नहीं मानती थी, फिर जब उसके साथ हुआ तब उसे इस बात पर विश्वास हुआ। लेकिन राध्या को कुछ तो जवाब देना होगा अभियुक्त को। राध्या ने कहा कि रागिनी तो उस टाइम बच्ची थी, इसलिए वह शायद वह चिट्ठी वाली बात भूल गई होगी, और वह हमेशा से आपसे दोस्ती भी करना चाहती थी बचपन में, लेकिन आप उसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसलिए शायद उसे बुरा लगा होगा कि आप नहीं जाते जाते मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे शायद वह चिट्ठी ना दी हो। मॉम डैड का मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राध्या ये बात भी जानती थी, लेकिन वह भी अभियुक्त को यह नहीं बता सकती थी कि उसके मॉम डैड उसके रियल मॉम डैड नहीं है। इनफैक्ट उसका उनके साथ तो खून का रिश्ता भी नहीं है। उसने आगे कहा, और रागिनी का तो आप पर क्रश भी है, वह आपको शायद पसंद भी करती है, लेकिन उसे टाइम स्थिति ऐसी हो गई कि मेरी शादी आपके साथ हो गई, और वैसे भी आप तो जानते ही हैं मॉम डैड तो मुझसे ज़्यादा रागिनी से प्यार करते हैं। बचपन में भी वह कहीं बाहर जाते तो थी तो उसे अपने साथ ले जाते थे, लेकिन मुझे कहीं नहीं ले जाते थे, और वैसे भी डांट भी मुझे उन सब के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहने देते थे। मॉम डैड को भी पता होगा कि रागिनी आपको पसंद करती होगी, इसलिए वह नहीं चाहते होंगे कि हम दोनों बहनों के बीच में कोई आए, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। अभियुक्त को ये बात ठीक लगी, पर वह राध्या को नहीं बता सकता था कि राध्या उनकी खुद की बेटी नहीं है, वह तो उसके चाचा चाची है, उसके मॉम डैड के बड़े भाई की बेटी है वो। इसलिए वह लोग अपनी खुद की बेटी से ही ज़्यादा प्यार करते थे, और राध्या को भी उन्होंने अपनी बेटी इसलिए बनाया था कि उन दोनों को दादू ने कहा था ऐसा करने के लिए, जिससे राध्या को माँ बाप का प्यार मिल सके। और वह जब इंडिया लौट के आया था और उनके घर राध्या से शादी की बात करने गया था, तभी उसके मॉम डैड ने रागिनी के साथ शादी करने के लिए उसे कहा था। अभियुक्त ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, और एक बात राध्या, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ शादी की बात करने गया था, जब मैं इंडिया आया था, तब तुम्हारे खुद के मॉम डैड ने मुझसे कहा था कि मैं रागिनी से शादी कर लूं, कि वह मुझे पसंद करती है, पर मैं तुमसे प्यार करता था तो कैसे उससे शादी कर सकता था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। शायद रागिनी तुमसे छोटी है ना, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड से थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, और उन्हें लगा होगा कि वैसे भी तुम मुझसे नाराज रहती हो, नफरत करोगी शायद, इसलिए तुम वैसे भी मुझसे शादी नहीं करोगी। अभियुक्त की बात सुनकर राध्या ने अपने मन में कहा, वह तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं, वह सब सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें तो बस सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। पर उनकी बेटी भी वैसे भी है, और वैसे भी रागिनी भी आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, उन्हें सिर्फ आपसे पैसों से मतलब है। आखिर वह मिसेस सिंघानिया जो बनना चाहती थी, और उसके मॉम डैड भी तो यही चाहते हैं, और वह मुझे आपसे इसलिए अलग करना चाहती थी क्योंकि अगर मैं आपकी वाइफ बन गई तो मुझे मारना के लिए मुश्किल हो जाएगा, और आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और आपकी रहते हुए वह कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह हमारे बीच में गलतफहमी लाना चाहते थे, जिससे मैं खुद ही आपसे दूर रहूं और आपसे दूर हो जाऊं। राध्या ने अभियुक्त से कहा, लेकिन इस बार हम दोनों के बीच कोई गलतफहमियां नहीं होगी, हम एक दूसरे पर विश्वास भी करेंगे और किसी की बात में नहीं आएंगे, और अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। ये कहकर वह अव्यक्त की आंखों में देखने लगी, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था, और वह खुद भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात वह अभी अभियुक्त से नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने सोच लिया था वह बहुत जल्द अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। अभियुक्त ने कहा, मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास था राध्या, हमेशा रहेगा। देखो, एक बात को तुमसे मुझे गलत मत समझना, पर हो सके उतना तुम रागिनी और अपने उस दोस्त सौरभ और अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रहना। मैं जानता हूँ वह तुम्हारे मॉम डैड है, पर मुझे उनसे नेगेटिव वाइब्स आती है, पता नहीं क्यों, पर प्लीज हो सके उतना उनसे दूर रहना।
और इस बारे में उनसे कुछ बात ही मत करना, क्या पता वह फिर से हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी ला दे, या फिर उन लोगों को पता चल जाए कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गए हैं। जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चलते कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे, तब तक हो सके उतना उनसे दूर रहना। राध्या ने भी जवाब दिया, जो गलतियां मैंने पहले की थी वह गलतियां मैं दोबारा से नहीं करूंगी, और मैं आपको गलत अब कभी नहीं समझ सकती। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर आई थिंक हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे उन पर नजर रखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। अभियुक्त ने कहा, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन बस तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी से ठीक हो जाओ। आखिर तुम जल्दी से ठीक होगी तभी तो अपना करियर स्टार्ट कर पाओगी। मैं भी पता लगाता हूँ कि कौन सी नई मूवीज की ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और हाँ, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। तब तक, जब तक बात तुम्हारे सेफ्टी की ना हो, तब तक तुम सिर्फ आराम करो। ठीक कह रहे हैं, मुझे जल्दी से ठीक होना होगा, राध्या ने भी कहा। वह दोनों आगे कुछ बात करते उससे पहले उन्हें आराध्य की आवाज सुनाई दी, जो नींद में अपने मम्मा को ढूंढ रहा था। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब सो जाओ, तुम्हारा आराम करना भी जरूरी है। ये कहकर अभियुक्त ने राध्या को अच्छे से सुला दिया और उसका माथा चूम लिया और आराध्य की दूसरी साइड आकर सो गया। आज वो बहुत खुश था कि उसके और राध्या बीच सब कुछ ठीक हो गया है, पर वो राध्या की फैमिली में दादू के अलावा अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। वैसे भी उसे सिर्फ दादू पर ही विश्वास था हमेशा से, इसलिए राध्या की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर वो डायरेक्टली उनसे बात करने गया था, और उसे विश्वास था कि दादू राध्या का अबॉर्शन नहीं होने देंगे और राध्या से शादी करवा लेंगे। ये सब सोचते सोचते वह सो गया। अभियुक्त के सोने के बाद राध्या ने उसकी तरफ देखा और अपने मन में कहा, इस बार मैं कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं होने दूंगी, और उन सब से अपना बदला भी लूंगी जिसकी वजह से पिछले जन्म में हम सब अलग हुए थे, और इतना दुख और तकलीफ सही थी मुझे। उन लोगों का असली चेहरा भी सबके सामने लाना है, और यह भी कि सुनैना और विजय सिंह ने अपने भाई भाभी का एक्सीडेंट करवाया था सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और मुझे दादू से भी मिलना है। उनसे बेवजह नाराजगी की वजह से पूरे 4 साल तक उनसे नहीं मिली, और पिछले जन्म में शादी के बाद तो मैं दादू से बात भी नहीं की थी, और यह भी पता लगाना होगा कि आखिर दादू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही क्यों की, जबकि हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, और वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। और मुझे अपनी रियल मॉम डैड के बारे में भी पता लगाना होगा कि आखिर क्यों उन लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था, या फिर वह लोग इस दुनिया में भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दादू कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं, पर डायरेक्टली जाकर मैं उनसे ये तो नहीं पूछ सकती, नहीं तो उनको लगेगा कि मुझे ये सब पता कैसे चला कि मैं उनकी पोती नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे स्ट्रांग बना होगा और अपना करियर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते राध्या सो गए। सिंह मैंशन। दादू को जब पता चला कि राध्या का एक्सीडेंट हो गया तो वह उससे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन राध्या उनसे बहुत नाराज थी और कभी उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह जा ही नहीं पा रहे थे। वह राध्या की तस्वीर लेकर ही एक कुर्सी पर बैठे थे, उसे देखकर कह रहे थे कि मैंने जो भी उसे वक्त किया वह तुम्हारे लिए किया था बेटा, आखिर एक तुम ही तो हो मेरी अपनी, बाकी के रिश्ते तो सिर्फ मेरे साथ पैसा और प्रॉपर्टी के लिए है। मैं ये भी जानता हूँ कि विजय और सुनैना मिलकर ही अजय और अनीता, उनके बड़े बेटे और बहू का एक्सीडेंट करवाया था, पर उसे वक्त मुझे तुम्हारा संभालना जरूरी था, और जब तक तुम बड़ी होकर जिम्मेदार नहीं बन जाती तब तक मैं उन लोगों को सजा भी नहीं दिलवा सकता था, और मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि वह एक्सीडेंट इन लोगों ने करवाया था। मैंने तो सिर्फ एक्सीडेंट के बाद उनकी बातें सुनी थी, तब मुझे पता चला था कि अजय और अनीता इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विजय और सुनैना की वजह से नहीं है। रागिनी बिन लोगों की जैसी बन गई है, इसलिए तो मैं हमेशा जितना हो सके उतना उन लोगों से तुम्हें दूर रखता था। आखिर तुम अकेले ही तो मेरी अपनी हो। मैं तुम्हें बाहर भेजना चाहता था पढ़ाई के लिए, लेकिन तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, और अभियुक्त, वह तो बचपन से मुझे तुम्हारे लिए पसंद था, एक बहुत अच्छा और जिम्मेदार इंसान है। वह हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए, और अब तो मेरा नातिन भी है, उसको तो सिर्फ तस्वीर में देखा है, उसे भी तो अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, और पता नहीं कब तुम्हारी नाराजगी मुझसे कम होगी। वह भी यह सब बोल ही रहे थे कि उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया, और उनके वफादार शांति देवी अंदर आई, जो उनकी बहू अनीता ने राध्या की देखभाल के लिए रखा था। शांति देवी बहुत अच्छी औरत थी, उनके परिवार ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। तभी उनकी मुलाकात अनीता से हुई थी और वो उनको घर पर लेकर आई थी। शांति देवी ने दादू की तरफ देखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बाबा बहुत जल्द गुड़िया आपसे मिलने आएगी और अपने साथ आराध्य बाबा को भी लेकर आएगी, हम दोनों को माफ भी कर देंगी। चैप्टर 20 उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
यही तो उम्मीद है शांति की। राध्या वक्त रहते इन लोगों की सच्चाई जान पाए और इनकी बातों में ना आए और अव्युक्त और आराध्य को अपना ले। बहुत कोशिश की थी मैंने राध्या को इन लोगों से दूर रखने की, पर फिर भी यह इन पर इतना विश्वास करती है और ये लोग इस विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं। अजय और अनीता को इन लोगों ने मार दिया। तभी मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी राध्या के नाम ट्रांसफर करवा दी थी और उसमें यह भी लिखा था राध्या की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये सारी प्रॉपर्टी राध्या के नाम नहीं होगी। और शादी के बाद उसके पति की इच्छा के बगैर यह प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर भी नहीं सकती। इस बीच अगर मैं ना रहूं और राध्या को कुछ भी हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। इस बारे में तो राध्या भी कुछ भी नहीं जानती, पर पता नहीं कैसे विजय को ये बात पता चल गई और अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। क्योंकि उसे लगा कि हमने तो उसे गोद लिया है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे नहीं दूंगा। जब उसे पता चला कि मैं सारे प्रॉपर्टी राध्या के नाम कर दी है, तब उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी वसीयत बनाई जिससे वह राध्या को नुकसान ना पहुंचाएं। तभी से उसने राध्या का विश्वास जीतना शुरू कर दिया कि वह सबसे ज्यादा भरोसा अपने मॉम डैड और अपनी छोटी बहन पर ही करें, और वह विश्वास भी सबसे ज्यादा उन लोगों पर ही करती हैं। मैंने विजय और सुनैना को राध्या को माँ बाप का प्यार देने को कहा था, पर तब मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने अजय और अनीता को मरवाया है, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए तो मैं हमेशा तुम्हें राध्या के आसपास रहने को कहा था। लेकिन पता नहीं राध्या भी तुमसे नाराज रहने लगी। शायद सुनैना ने ही कोई बात उसके मन में डाली होगी तुम्हारे खिलाफ, और उसे वक्त में भी तो उसके पास नहीं रह पा रहा था। सारे बिजनेस के भाग दौड़ मेरे ऊपर आ गए थे और विजय पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे सब कुछ संभालना पड़ रहा था। और इस दौरान अभियुक्त के माँ पिता की भी मौत हो गई और उसे भी यहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो उसके अपने ही लोग ही उसे नुकसान पहुंचा देते। राध्या के दादू ने दुखी मन से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और राध्या भी संभल जाएगी। आखिर 4 साल हो गए उसकी शादी को, उसने अपने पति की अच्छाई तो देखी होगी और वह उसके बचपन का दोस्त भी तो था। देखना बहुत अच्छा वह दिन आएगा जब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहेगी, और मुझे तो ये लगता है कि वह दिन बहुत जल्द आने वाला है। बाबा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा एक बात पूछूं, एक सवाल मेरे मन में हमेशा से था, शांति देवी ने कहा। राध्या के दादू रघुवीर सिंह ने कहा, हाँ पूछो, इस घर में तुम अकेली तो हो, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। बाबा, अपने अपने सारी प्रॉपर्टी गुड़िया के ही नाम पर ही क्योंकि क्या रागिनी का कोई हक नहीं है इस पर? आखिर वह भी आपकी पोती है। उनके माँ बाप ने गलत किया था पर उसने तो कुछ भी नहीं किया, क्या उसका कोई हक नहीं बनता इस पर? शांति देवी ने कहा। रघुवीर सिंह ने कहा, शांति, तुम्हारे इस घर में आने से पहले जब अजय और विजय दोनों की शादी हो चुकी थी तब मैंने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से पहले से ही कर दिए थे। अजय को बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज था, उसने अपना बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन विजय ने सारे पैसे और उसके नाम जो बिजनेस था उसने डुबा दिया। कि जो सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम देख रही हो ना, वह अजय की है। तो तुम्हें बताओ, अजय के सारे पैसे और प्रॉपर्टी और मेहनत पर किसका हक है? उसकी बेटी का ही ना। अभी भी विजय का बिजनेस में रुचि दिखाती है, वह तो कभी कभार ही ऑफिस पर आना पसंद करता है। उसे तो पहले से ही घूमना फिरना ही पसंद था, और सुनैना को तो बस किटी पार्टी और अपनी सहेलियों के साथ जाना ही पसंद आता है। वह दोनों एक से थे, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से के सारे पैसे खर्च कर दिए। रागिनी और राध्या में मेरे लिए कोई फर्क नहीं था, वह दोनों ही मेरी पोतियां थी, पर मैंने उनको एक समान प्यार करता था। पर रागिनी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह बनती जा रही थी। मैं उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश बहुत करता था, पर तुम तो जानती हो कि वह भी उन लोगों की जैसी बन गई। अभी भी मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि रागिनी अपने माँ बाप की तरह कोई गलत काम ना करें और सही रास्ते पर आ जाए। भगवान पर भरोसा रखें बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी दोनों पोतियां खुशी खुशी अपने जीवन में रहेगी और संभल जाएगी, और रागिनी सुधर जाएगी, और अब आप भी सो जाए, शांति देवी ने कहा, और दादू को बेड पर सुला दिया और वहां से चली गई। शांति देवी के जाने के बाद दादू ने अपने मन में सोचा, तुम मुझे दिलासा देने के लिए कुछ भी कहो शांति, और यह बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ, रागिनी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह बन चुकी है। शायद उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जो पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती हैं। राध्या जुड़ी एक और बात है, इसके बारे में मैंने सभी से छुपाया है, जो सिर्फ मैं, अजय और अनीता ही जानते थे। जब अजय उसे यहाँ पर लेकर आया था, ये सब सोचते सोचते हैं वह सो गए। वही एक इंसान किसी के साथ फोन पर बातें कर रहा था और पूछ रहा था कि
मैंने जो काम करने को दिया था वह हुआ कि नहीं? कितने साल गुजर गए लेकिन तुम लोग ये काम भी नहीं कर पा रहे हो। तभी फोन पर कुछ कहा गया और उसने फोन रख दिया और निराशा में जाकर बैठ गया। कभी किसी ने उसके सर को सहला दिया और कहा, कितने साल गुजर गए बेटा, कितने लोगों को तुमने ये काम करने को दिया पर किसी को कुछ भी नहीं पता चला। कब तक तुम ये ऐसे ही रहोगे? मुझे अपना छोटा सा बेटा वापस चाहिए जो हमेशा खुश और मुस्कुराता रहता था, सबको मुस्कुराने पर मजबूर भी कर देता था। तुम शायद जो सोच रहे हो ना आप ही हो और तुम्हें कुछ ऐसा भी पता चल सकता है जिससे तुम्हें दुख और तकलीफ हो, इसलिए इस चीज की उम्मीद मत रखो बेटा। उस इंसान ने अपना सर उठाकर सामने खड़े इंसान से कहा, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है पापा। मैं तो अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगा और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वह सच हुआ तो हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचे, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। और मैं कोशिश करता रहूंगा पापा, मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन मेरी कोशिश जरूर पूरी होगी। चलिए बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। वैसे भी मम्मी को भी आपके बगैर नींद नहीं आएगी। उस इंसान के पापा ने कहा, मैं भी यही प्रार्थना करूंगा बेटा कि तुम्हारा विश्वास जीत जाए। चलो तुम भी सो जाओ, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा, और वह चले गए। अगली सुबह, कल की रात किसी की चिंता में बीती, तो किसी की सोचते हुए, तो किसी की उम्मीद के साथ, पर अव्युक्त कल शांति से और बहुत खुश होकर सोया था, इसलिए शायद सुबह जल्दी उठने वाला इंसान आज देर तक सो रहा था। धीरे धीरे से राध्या ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सो रहा है आराध्य और अव्युक्त की तरफ देखा और अपने मन में सोचा, किसी और पर विश्वास करके मैंने कितनी इतनी खूबसूरत सुबह बिगाड़ दी, पर अब से मेरी हर सुबह इतनी खूबसूरत होगी। यह सोचकर उसने आराध्य और अव्युक्त की तरफ देखा। वो आराध्य के पास गए और उसका माथा चूम लिया, फिर उसने अव्युक्त की तरफ देखा। उठकर बैठ गई और अपनी साइड से उठकर धीरे धीरे करके अव्युक्त की तरफ गई और उसके चेहरे को देखने लगी। फिर उसने अव्युक्त का माथा भी चूम लिया, फिर उसके गाल पर दोनों साइड भी किस कर ली। फिर उसके होठों की तरफ देखने लगी और धीरे से उसके होठों पर लाइट किस कर ली। उसको डर था कि कहीं अव्युक्त उठ ना जाए। फिर दोबारा से उसके चेहरे को देखने के बाद वह वॉशरूम में चले गए और उसके जाने के बाद अव्युक्त ने अपनी आंखें खोली। वह तभी उठ गया था जब राध्या उठकर उसके पास आई थी और उसका माथा चूम लिया था, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसे लगा था कि शायद उसकी आंखें बंद कर राध्या उसे कुछ कहेगी जो उसके सामने नहीं कह पाती थी, पर राध्या ने तो उसे शौक ही दे दिया। वो उठकर बैठ गया और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर घड़ी में टाइम देखा, उसके वर्कआउट का टाइम तो ऑलरेडी बीत चुका था। उसने जल्दी से रेडी होने का सोचा, ऑफिस का टाइम भी होने को आया था। फिर उसने आराध्य की तरफ देखा और उसका माथा चूम लिया और उसे उठाने लगा और बोला, आरू बेटा चलो उठ जाओ, आज तो कितनी देर हो गई, आपको नर्सरी के लिए लेट हो जाएगा, फिर आज भी आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। चलो चलो बेटा जल्दी से उठो, डैड को आपको रेडी करने के बाद ऑफिस भी जाना है, और आपको तो किसी और का आपको रेडी करना पसंद नहीं है। अव्युक्त आराध्य को उठा ही रहा था कि राध्या वॉशरूम से बाहर आए और आरू के पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ आरू, उठ नहीं रहा? पर वह तो जल्दी से उठ जाता है, टाइम पर रेडी भी हो जाता है, फिर आज क्या हो गया? या फिर 2 दिन तक नर्सरी में नहीं गए इसलिए आलस आ रहा है? अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा, ऐसा नहीं राध्या, वह उठने में बिल्कुल भी नखरे नहीं करता और 2 दिन तो वह तुम्हारे साथ अस्पताल में था तो ठीक से सो भी नहीं पाया था, और कल रात तो वह पहली बार अपनी मम्मा के साथ सोया था, इसलिए उठने में नखरे कर रहे हैं। नहीं तो तुम तो जानती हो वह इतनी सी उम्र में भी बिल्कुल समझदार है। हाँ समझदार और इंटेलिजेंट तो हो गए आखिर मेरा बेटा जो है, राध्या ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा जी, समझदार और इंटेलिजेंस के लिए क्या आपका बेटा हो गया? आप शायद भूल रही है, वह मेरा बेटा भी है, इसलिए इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। आखिर मेरे जीन्स जो है उसमें, अगर वह तुम पर गया होता तो देर तक सोता ही रहता है हर रोज। आखिर तुम्हें तो देर तक उठने की आदत है और अपनी नींद तो बहुत ज्यादा प्यारी है, मिनी कुंभकर्ण हो तुम। अव्युक्त ने राध्या को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ तो अपनी नींद अच्छी सी लेनी चाहिए, नहीं तो चेहरा खराब हो जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं। और आराध्य में आपके साथ मेरी भी जीन्स है, समझे आप, वह बिल्कुल मेरी तरह है, समझे। आखिर मैं 9 महीने अपने पेट में रखा है अपने बेटे को, तो वह बिल्कुल मेरी तरह होगा। और खबरदार जो मुझे मिनी कुंभकर्ण कहा तो, राध्या ने भी चिढ़ते हुए कहा। अपनी मम्मी पापा की नोक चौक सुनते ही आराध्य जल्दी से उठ गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा जो उसके लिए लड़ रहे थे कि वह किस पर गया है। उसे भी अपनी मम्मी पापा की नोकझोंक सुनने में मजा आ रहा था और वह खिलखिलाकर हंसने लगा जब उसने मिनी कुंभकर्ण सुना तो। आराध्य की हंसने की आवाज सुनकर वह दोनों ने भी झगड़ा करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगे, कैसे उन दोनों का बेटा उन दोनों पर हंस रहा था। आराध्य ने अपने डैड की तरफ देखकर कहा,
डेडा आप क्यों मम्मा को कुंभकर्ण कह रहे हो? आप ही तो छब से कहते थे कि मम्मा की नींद पूरी ना हो तब तक उनको डिस्टर्ब नहीं करना नहीं तो मम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी। आराध्य की बात सुनकर राध्या ने अभियुक्त की तरफ देखा और कहा, अच्छा जी तो जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे थे जैसे बचपन में चिढ़ाते थे आपको बहुत मजा आता है ना मुझसे झगड़ा करने में और ना दिन देखते हो ना रात आज तो सुबह सुबह मुझे चिढ़ाने लगे। भले मुझे हमेशा चिढ़ाते थे लेकिन जब तक मैं उठ ना जाऊं किसी को मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करने देते थे ताकि मेरी नींद पूरी हो सके। अभियुक्त ने भी राध्या को देखकर कहा, तुम तो जानती हो तुम्हें चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकता और मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो तुम अच्छा फील नहीं करती और तुम्हारा मूड भी खराब रहता है पूरे दिन इसलिए तो मैं तुम्हारी नींद किसी के भी वजह से भी डिस्टर्ब नहीं होने देता था। तुम्हें तो खुद की फिक्र हो या ना हो, पर तुम्हारी फिक्र तो मुझे हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और तुम्हारा ध्यान भी तो मुझे ही रखना पड़ता है। आखिर तुम खुद के बारे में केयरलेस जो रहती हो। ये कहकर वो राध्या की आंखों में देखने लगा। राध्या और अभियुक्त एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जब आराध्य ने देखा कि उसकी मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे तब उसने दोनों को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा डेडा आप दोनों चुप क्यों हो थे? अभियुक्त ने कहा, कुछ भी नहीं बेटा चलो जल्दी से तैयार कर देता हूं तुम्हें नहीं तो तुम लेट हो जाओगे फिर आज भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। आराध्य ने कहा, पल आज तो आलू को मम्मा से लेडी होना है क्या मम्मा आज मुझे लेडी कलेगी? यह कहकर वो राध्या की तरफ देखने लगा। राध्या कुछ भी जवाब देती उससे पहले ही अभियुक्त ने कहा, बिल्कुल भी नहीं अभी मम्मा की चोट ठीक नहीं हुई ना जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब वह आपको रेडी करेगी। राध्या ने कहा, कोई बात नहीं मैं आराध्य को रेडी कर दूंगी, वैसे भी वह बहुत समझदार है वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं तुम ठीक हो जाओ उसके बाद उसे रेडी करना, वैसे भी आज लेट हो रहा है मैं फटाक से उसे रेडी कर देता हूँ। फिर उसने आराध्य की तरफ देखकर कहा, आराध्य आज आपने उठकर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश नहीं किया आप ये बात भूल गए। सोली डेडा आप दोनों को लड़ते देख कल मैं भूल गया। फिर उसने राध्या और अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा डेडा।